विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओ, एक गीत हमारे आसपास गूंजने लगता है जो कहता है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आवारगी का ये अंदाज लेकर के अपनी कलम के सहारे जिन्होंने इस फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई, वो अमर नाम है कवि शैलेंद्र का। जी हाँ, शैलेंद्र साहब की ये जन्म तिथि 30 अगस्त बहुत सी स्मृतियों के द्वार खोल देती है। शैलेंद्र जी के गीत वो गीत हैं श्रोताओं जो हमारे आसपास की जिंदगी को बयान करते हैं, जिन्होंने जीवन का जो गहरा दर्शन है उसे बहुत सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। बल्कि जयंत जी, मैं तो ये कहूंगी कि उनके लिखे जो गीत हैं उसकी कई बार तो पंक्तियां जैसे हमारे लिए रोजमर्रा में लोकोक्तियां या मुहावरे तक बन चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। मानवीय संबंधों में जो क्लिष्टता होती है, कई बार जो जज्बाती मुश्किलें देखने को मिलती है और उनकी वजह से जितने अवसाद इंसानों को झेलने पड़ते हैं, उन सभी को बड़ी सहजता से अपने कलम के सहारे उन्होंने अपनी रचनाओं में उंडेला था और हम सबके दिल को छू लिया था। बिल्कुल। और शैलेंद्र जी की स्मृति को हम आज नमन करते हैं, जिन्होंने लिखा था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। जयंत जी, जिस फलसफे की बात हमने की वो इस गीत में जैसे उभर कर आ रहा था, और कोई श्रोता, कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस गीत से प्रभावित हुए बिना रहा हो। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं शैलेंद्र साहब की, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती से मिले दिनेश शैलेंद्र जी, जो शैलेंद्र जी के छोटे बेटे हैं और उनसे हमने टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमसे यादें साझा की कि किस तरह से पिता शैलेंद्र उन्हें लगते थे, कैसे उन्होंने देखा, और एक गीतकार, फिल्मकार शैलेंद्र दिनेश जी की नजरों में कैसे थे। आइए सुने उनकी इन स्मृतियों को। हमने उनसे टेलीफोन पर बात की। नमस्कार दिनेश जी, मैं विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आपके पिता महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, एक पुत्र से पूछूंगी कि आपने अपने पिता को किस तरह से देखा? मनीषा जी, सच पूछिए तो बाबा जिस दिन गुजरे जी, उसी दिन हमें पता चला कि शायद वो कुछ बड़ा काम करते होंगे
कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अगले दिन पेपर में उनकी फोटो और उनका न्यूज, ये सब हमारे को चौंका सा दिया था इन सब चीजों ने जी। क्योंकि हम लोगों के घर पे माहौल जो था वो ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल। तो हमें तो ऐसा लगता था कि शायद शंकर जयकिशन, राज कपूर, सलील चौधरी, एच.डी. बर्मन, ये सभी के घर जाते आते रहते होंगे और कोई खास बात नहीं है क्योंकि बाबा का भी रहन सहन और घर पे जो हम लोगों के साथ उनका वो था बिहेवियर, वो एकदम ही नॉर्मल था। हम सबसे छोटे थे तो जब भी घर आते थे तो हमें कोई वो फिक्र नहीं होती थी कि वो थके होंगे या काम करके आए हैं या दिमागी तौर पे आदमी थक जाता। जी जी जी। लेकिन हम बोलते थे घोड़ा बनो तो वो घोड़ा बन जाते थे, हमारे साथ म्यूजिक के गेम्स खेलते थे। हम लोग सब बच्चों के साथ वो बहुत ही घुल मिल के और बहुत ही आइडियल फादर। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो खार में हम जब उन्होंने बंगला ले लिया था जी जी। तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी थी हमारे घर में, लेकिन बाबा बहुत कम डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों के साथ खाते थे। अच्छा। वो अक्सर जमीन पर ही बैठ के खाया करते थे और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं। और बार बार वो अपने बचपन की कहानियां हम लोगों को सुनाते थे कि कितनी गरीबी में वो पले बड़े थे। जी। वो चाहते थे कि हम लोग भी वैसे ही बने। आपने जो ये बात बताई कि वो जमीन पर बैठकर खाते थे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है वो थे शैलेंद्र जी। और ये उनकी हर गीत में दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गीतों ने, मैंने जो पहले भी बात कही थी कि उनके गीतों में जीवन दर्शन इतना गहरा और इतनी सरल भाषा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये इतनी बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में। वहीं आपको तो खैर मैं क्या बताऊं, हम तो सुबह शाम रात दिन जैसे उनके गीतों ने हम लोगों के जीवन को, हमारे श्रोताओं के जीवन को प्रेरित भी बहुत किया। अब मैं दिनेश शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि गीतकार शैलेंद्र, अपने पिता को जब आप याद करते हैं तो उनके गीतों को लेकर आपको कैसा लगता है? अभी भी जब आप सुनते होंगे तो कई बार तो आंखें भरती होंगी आपकी, क्योंकि हम लोगों की भी भर आती हैं। तो हमसे वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर कीजिए ना। देखिए, हम तो जब वो गुजरे थे तो 10 साल के ही थे जी। तो उनके गाने सुनते तो रहते थे। हमारे घर में म्यूजिक तो बजता ही रहता था, हर तरह के गाने बजते थे। लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब उनके गानों का मतलब समझ में आया और फिर और जब हमारे एक्सपीरियंसेस हुए तो ये समझ में आया कि वो बहुत ही एक अलग ही किस्म से लिखते थे, जो बहुत कम राइटरों में एक टैलेंट है। जी जी। कि जो भी गाना उनका ले लें आप, एक परत अगर उठा दें जी जी। जो नॉर्मल वर्ड से जी। तो आपको एक अलग मीनिंग अंदर दिखाई देगा और पता चलेगा। हम आज तक उनके गानों के बारे में लिखते हैं और हमें भी सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब उनके गानों में इतनी गहराई होती थी कि एक आम आदमी तो अपने तौर पे गा लेता था। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि गुलजार साहब के साथ एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि होंगे राजे राजकुमार, एक श्री 420 का गाना है, मेरा जूता है जापानी जी, हाँ। तो उसके एक अंतरा है कि होंगे राजे राजकुमार, हम बिगड़े दिल शहजादे जी। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। क्या बात है। उन्होंने बताया कि ये आप उसके मीनिंग ऐसे ही ऑर्डिनरीली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक परत हटाओ तो शैलेंद्र इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इंडिया। मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है, तो राजे राजकुमार तो हैं, होंगे। अब सिंहासन वो कोई भी आम आदमी जाके बैठ सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो। उनके अंदर की जो ये आग थी ना, ये उनकी हर रचना में दिखती है। एक फिल्म भुलाए नहीं भूलती और वो है
फिल्म तीसरी कसम, जिसको आपके पिताजी ने बहुत दिल से बनाया था और आज तक वो फिल्म हमारे जहन में बिल्कुल तरोताज़ा है। वही हीरामन और वही सारी चीजें, वही राज कपूर साहब और वही गीत, उसको लेकर के कुछ बातें हम जरूर आपसे करना चाहेंगे दिनेश जी। मनीषा जी, एक शॉर्ट स्टोरी थी फणेश्वर नाथ रेणु जी की जी। तो जिस दिन उन्होंने पढ़ी, छोटी सी किताब थी, मारे गए गुलफाम। हाँ, मारे गए गुलफाम नाम की कहानी थी। उन्होंने जब पढ़ी तो वो शुरू से आखिर तक एक ही उसमें पढ़ी, फ्लो में, और जैसे ही पढ़ी उन्होंने किताब साइड में रखी और एक चिट्ठी लिख दी रेणु जी को। जी। तो एक अजीब सा, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी फिल्म प्रोड्यूस करने की। वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर भी थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो एक कहानी इतनी पसंद आई। जो हमारे रूट्स हैं वो बिहार के हैं। जी जी जी। तो उनको लगा कि वो कहीं अपने रूट्स के साथ जुड़ने में ये कहानी बहुत हेल्प कर रही थी उनको। तो एक जुनून सा सवाल था कि मैं इस फिल्म को तो प्रोड्यूस करूंगा ही। फिर शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में वो फिल्म में कुछ ज्यादा समय लग गया, जो 1 साल में बननी चाहिए थी फिल्म, इनफैक्ट कुछ महीनों में बननी चाहिए थी जी। उस फिल्म को 5 साल लग गए। और जब तक फिल्म कंप्लीट होने लगी थी तब तक सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, पर वो अकेले, मतलब उनके दिमाग में बस यही था कि ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही छोड़ूंगा। और जो भी था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया उस फिल्म में और फिल्म कंप्लीट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म शुरू में चली नहीं। तो कई लोगों का ये मानना है शायद फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल बात नहीं थी। जितना पैसा वो उस वक्त ले रहे थे, ये 3-4 महीने में वो इजीली कवर अप कर सकते थे सारे लॉसेस। और ये कुछ महीनों की ही बात है कि सितंबर में फिल्म रिलीज हुई, दिसंबर में वो गुजरे और मार्च या अप्रैल में नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए। तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ये इसमें कुछ तो होगा। और उसके बाद वो फिल्म जहां भी लगी है बहुत अच्छा बिजनेस किया है और लोगों को सारे गाने भी पसंद आए हैं और बहुत चली। अपने बाबा शैलेंद्र की स्मृतियां बांट रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र। मनीषा जी, हम इस बातचीत को सुन रहे थे और उस दौरान फिल्म तीसरी कसम का एक गीत बार बार मन में कौंध रहा है, क्यों न अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए। गीतकार शैलेंद्र की अनुपम कृति सेल्यूलॉइड पर लिखी एक कविता, तीसरी कसम। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए, जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज
सुनी मरम न जाने को, छटपट तड़पे प्रीत विचारी ममता सूरो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमुआ बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। तो श्रोताओ, आज हमने स्मरण किया महान गीतकार शैलेंद्र को, और अब एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की बातें जिनके गीत एक जमाने में लोगों को दीवाना बना दिया करते थे, और आज भी जब रेडियो से ये गीत बजते हैं तो उस जोड़ी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। और जयंत जी, हुस्नलाल जी और भगत राम जी संगीतकार खयाम के गुरु थे, जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खो दिया। और इसके अलावा नौशाद साहब के भी गुरु थे हुस्नलाल जी और भगत राम जी, जिनके गीतों का हुस्न देखते ही बनता था। क्या बात और है। जिनके गीतों को सुन करके उनके संगीत के सब भगत हो जाया करते थे। क्या बात है। तो आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं श्रोताओं। सरगम के सितारे हमारा एक ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था, इसके कुछ संपादित अंश आज के विविधा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर निम्मी मिश्रा का है, तो आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनी गई ये रिकॉर्डिंग। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में। जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। सन 1944 में फिल्म चांद से सिने संगीत जगत में कदम रखा इस जोड़ी यानी हुस्नलाल भगत राम ने। इस फिल्म का गीत दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती बहुत ही लोकप्रिय हुआ। दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती, दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती, आशाओं के कलियों को मिलने नहीं देती, आशाओं के कलियों को मिलने नहीं देती।
वरिष्ठ फिल्म संगीतकार खयाम, जो स्वयं संगीतकार हुस्नलाल भगत राम जी के शिष्य हैं, अपने गुरु की सुरीली यादों में खो से जाते हैं और बताते हैं, फिल्मी संगीत की दुनिया में पहली जोड़ी ये थी। तो दोनों मतलब शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े गुरु और एज वेल एज उतनी ही महारत उनको लाइट म्यूजिक में, जिसमें वो ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, गीत हो। तो ये मतलब बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थे ये लोग। तो भाई मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे गुरु थे और मैं जो सरगम और स्वर और ताल का जो ज्ञान मुझे मिला उन्हीं से मिला। पहले स्वर सा जिसे कहते हैं उन्हीं से मिला, सरगम और सुर और ताल का, तो उन्हीं से ज्ञान मिला। दिल्ली में मुझे ये शिक्षा मेरी हुई। तो मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले और जिनसे मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तो सबको मालूम है, बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन उन्होंने तो मुझे जैसे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। तो ये उनका, और फिर धुनें उन्होंने क्या सुरीली, क्या अच्छी और कैची और आसान धुनें बनाई उन्होंने हर एक फिल्म में। आप उनकी कोई भी फिल्म आप बजाएंगे, आप देखिए कितना आसान और उम्दा और अच्छा संगीत, मतलब सुरीले होने के साथ साथ वो बहुत सरल भी होता था। जी हाँ, बहुत सरल होता था। और फिर जब सरल हो, सुरीला हो तो असर की तो क्या बात? यकीनन वो मकबूल होता है और आम लोगों तक, यानी हर खासो आम तक वो पहुंच जाता है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। फिल्म प्यार की जीत ने युगल जोड़ी को अपार सफलता दिलाई। यूं तो संगीत का गहरा ताल्लुक होता है दिल से, और फिल्म संगीत वो तो हर आम और खास की रग रग में बसता है, क्योंकि उसे सुनते सुनते ही हम बचपन से किशोर और किशोर से फिर युवा और फिर प्रौढ़ कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हुस्नलाल भगत राम जैसे संगीतकारों का उम्दा संगीत हमेशा वैसा ही असरदार ताजा रहता है। योग्य पिता संगीतकार हुस्नलाल की सुयोग्य संतान दिनेश प्रभाकर ने संगीत को ही अपनाया बतौर संगीतकार। पिता और गुरु की मीठी सुरीली यादें आज भी वैसी ही ताजा हो जाती हैं। इस जोड़ी ने पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू
एवं पंजाबी फोक को इस तरह से फिल्म संगीत में ढाला। और एक जो खास बात थी कि पंजाबी ठेका, इसको शंकर जयकिशन ने भी अडॉप्ट किया, उसके बाद में ओपी नैयर जी ने भी अडॉप्ट किया। और इस तरह से कई संगीतकार हैं जो कि उनके संगीत के इन्फ्लुएंस में आए। अपने जमाने के बहुत ही बिजी संगीतकार थे। धुनें तो वो दोनों भाई इकट्ठे एक साथ ही बैठ के बनाते थे और इतने अनुबंध थे उनके कि उनको कई बार ये भी याद नहीं रहता कि हमने कौन सी फिल्म की धुन किस तरह से बनाई। पर इतने माहिर थे कि सेट पर जाते ही जब वो ये फील करते थे कि ये धुन हम पहले भी कहीं दे चुके हैं, सेट पर ही उस धुन को एकदम चेंज कर देते थे। मैंने एक्चुअली वायलिन की ट्रेनिंग ली फादर से और उनका हमेशा यही रहा कि पहले स्टडी करो, संगीत तो तुम्हें आ ही जाएगा। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े गायक भी थे और वायलिन वादक भी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जालंधर में शायद हरिवल्लभ संगीत सभा में गा रहे थे वो, तो उस समय काफी बारिश हो रही थी और सामने बड़े गुलाम अली खान साहब और कई लोग बैठे थे। उन्होंने राग गाया मियां मल्हार। तो जब फंक्शन खत्म हुआ, गुलाम अली खान साहब स्टेज पर आए और उनको गले मिले और बोले कि उनका नाम जैसे आप जानते हो हुस्न लाल था ना। जी हाँ। तो कि जैसा तुम्हारा हुस्न है वैसा ही तुम्हारा गाने में हुस्न, वैसा ही गायन का हुस्न भी लाजवाब है। आज लैला को मजनू का प्यार मिला, हो दिलदार मिला, दिल कर यूं यूं हो, दिल कर यूं यूं हो, दिल कर यूं यूं। आज लैला को मजनू का प्यार मिला, हो दिलदार मिला, दिल कर यूं यूं हो, दिल कर यूं यूं। हम क्या जाने के होता है प्यार क्या, हो दिलदार क्या, छेड़ो नहीं यूं यूं हो, छेड़ो नहीं यूं यूं हो, छेड़ो नहीं यूं यूं। प्यार की पहली यही निशानी, जाग उठे अरमान, लाख छुपाओ प्यार छुपे ना, आँखें बेईमान, आँखें दिल से कहे कि जरा झूम ले, आँखें दिल से कहे कि जरा झूम ले, वो जरा नाच ले, दिल कर यूं यूं हो, दिल कर यूं यूं हो, दिल कर यूं यूं। आज लैला को मजनू का प्यार मिला, वो दिलदार मिला, दिल कर यूं यूं हो, दिल कर यूं यूं। फिल्म बड़ी बहन के साथ हुस्नलाल भगतराम के संगीत का जादू चला, जो सिलसिला बना तो कई बार एक साल में ही इस जोड़ी की 8 फिल्में भी आईं। सन 1950 में निर्मित सावन भादों, आधी रात, मीना बाजार और गौना तो विशेष रूप से लोकप्रिय रहीं। सन 1951 की फिल्मों में अफसाना और सनम बहुत ही उल्लेखनीय हैं। दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। तूने कह दी मैंने कह दी, दुनिया एक कहानी। इस दुनिया के मेले में कोई राजा है कोई रानी। इस मेले में हार जीत है और मेले का मेल, इस मेले में उड़न खटोले, हाथी घोड़े रेल, कहीं हिंडोले कहीं तमाशे, तरह तरह के खेल। इस मेले में खाना धोना जीवन बहता पानी रे भैया, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी।
संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम की ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा। वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है। मैं उनके साथ जाया करता था, तो उनकी जो लगन थी काम करने की वो बहुत देखने लायक थी। और बहुत ही वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे तो वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे। कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें कुछ सोचता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे जी, और फिर उन्हें बता देते थे कि भी ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे, राइटर लिखते थे। तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पर लिख दिया, इतना नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे। धुनें काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है। इस तरह की जो है वो धुनें बस जैसे आई बैठे के दिमाग में तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी फिर। और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पिच बहुत खूबसूरत बनाया है भगतराम जी ने उसमें। कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को? जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे जी, बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे, बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो हुस्नलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे। यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। कहीं नहीं जाती, कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। सारी दुनिया सोती है, हम तारे गिनते रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिने संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुस्नलाल भगत राम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुस्नलाल जी की वायलिन की धुन
स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे, जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं। देखिए, उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुस्न लाल जी शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर जी इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे जी। तो मतलब एक रागा को पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वो बजाते थे, किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर। अच्छा, तो और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में। ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने है, ये क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे। अच्छा, कि वाह वाह, ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। तो पंडित हुस्नलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम, उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनियां हारमोनियम पे बजाते थे। वो भी आधा घंटा, पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते थे। और उसमें हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी। खैर उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की जी। लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो हारमोनियम, मैंने देखा कि भाई 2 हारमोनियम होते थे। एक हारमोनियम पंडित हुस्नलाल जी के पास होता था, एक भक्तराम जी के पास होता। दोनों भाई मिलकर काम करते। बहुत कोई चहेता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे, अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को रिदमिस्ट के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे, क्योंकि एक तख्लीक करना होता है, एक क्रिएटिव काम करना होता है। तो मगर मुझे अलाउड था, मैं मुझे कहते थे तू आजा पुत्र आजा, तू आजा, काका आजा तू इधर। तो हमारे जालंधर में ना, तो वो भी जालंधर के थे, मैं भी जालंधर का, सब वो तो वो कहते तू बैठ, तू न जा बाहर। तो मैं मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं। वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे, तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी 2 एक साथ संगीतकार हुए ही नहीं थे, उन्हीं की ये जोड़ी थी, तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि 2 लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ? देखिए, इसके लिए तो मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने। वो बड़े मैं कैसे पूछ सकता था कि नहीं, मैं पूछ रही, मैं अपनी जानकारी, मैं तो उनके सामने मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा, मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पाँव की धूल भी नहीं है। अरे क्या कितने बड़े वो थे। ओ दूर जाने वाले, ओ दूर जाने वाले, वादा न भूल जाना, वादा न भूल जाना। रातें हुई अंधेरी, रातें हुई अंधेरी, तुम चांद बन के आना, तुम चांद बन के आना, वो दूर जाने वाले। अपने हुए पराए, अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना। अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना। तुम भी अगर ना आए, तुम भी अगर ना आए, मेरा कहाँ ठिकाना। ओ दूर जाने वाले, ओ दूर जाने वाले, वादा न भूल जाना, वादा न भूल जाना, ओ दूर जाने वाले। गुणी कल्पनाशील संगीतकार के साथ साथ एक हंसमुख खुशमिजाज सरल इंसान भी थे हुस्नलाल जी और भगतराम जी। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर, जो इनके शिष्य भी थे, गुरु की यादों को ताजा करते हुए। पंडित हुस्नलाल जी को मैं जब मिला, गुरु जी के पास इतनी पिक्चरें नहीं थी, लेकिन म्यूजिशियन आला ग्रैंड और टीचर आला ग्रैंड, भगतराम जी भी और हुस्नलाल जी भी। हुस्नलाल गुरु जी और भगतराम गुरु जी इतने लायक थे और इतने डाउन टू दी अर्थ, और एक तो कंपोजर इतने एक्सीलेंट थे। और फिर उसके बाद जो मैंने इनसे सीखा वो ये है कि हार्ड वर्क और रियाज
बहुत जरूरी है और रियाज बहुत करवाते थे और रियाज खुद बहुत करते थे गुरुजी। मतलब जब वो गुरु थे, सिखाते थे तो भी रियाज करते थे लगातार? बहुत जबरदस्त। 24 घंटे। मैं जब भी गया हूँ इनके यहाँ तो मैंने इनको या गाते हुए देखा है या वायलिन बजाते हुए देखा है। अच्छा। गुरुजी को पूरी तरह संगीत में डूबे हुए थे? बिल्कुल। अच्छा, आपने उनकी बनाई किसी धुन पे कोई गाया गीत? है जी। आपने उनकी किसी तर्ज पे कोई गीत गाया हो? मैंने गाए थे। हाँ, कोई खास? है जी। कोई खास गीत जो आपको याद हो? अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसी याद नहीं। पहाड़ी में इनके 2-3 गाने थे जी। इन्होंने फिल्म में गवाए थे मुझे। अच्छा। और वो इनकी लास्ट फिल्म थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लास्ट। लेकिन यू सी क्या है कि कॉम्पोजिशन के साथ साथ जो मैंने इनसे विद्या ली है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने जो विद्या दी मुझे वो बहुत मेरे काम आई। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और कोई खास बात? और इतने अच्छे जेंटलमैन मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दोनों भाई इतने अच्छे जेंटलमैन थे कि इतना अच्छा स्वभाव, इतने बड़े टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद ये लोग हमेशा हंसते रहते थे। हमेशा खुश रहते थे और कहा करते थे कि भी खुश रहना चाहिए। ठीक है, जो अगर भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए, लेकिन अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जो मतलब सरस्वती माँ की पूरी सेवा इन्होंने की है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि रेडियो प्रोग्राम पे गुरुजी का मुझे फोन आया दिल्ली से कि मैं नेशनल प्रोग्राम पे गा रहा हूँ। है जी। इन्होंने गाया, ऐसा गाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुनने वालों ने ये समझा, जो लिसनर्स थे, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इंक्वायरीज की कि सिंगर कौन थे जिन्होंने गाया। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ तक गुरुजी ने बताया था, यहूदी मैनियन जी जब आए थे यहाँ, उन्होंने इनकी वायलिन सुन के उन्होंने कहा इतना बड़ा आर्टिस्ट, ये कैसा आर्टिस्ट है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आर्टिस्ट और हमारे वर्ल्ड में ऐसा आर्टिस्ट मैंने कभी ऐसी वायलिन सुनी नहीं। इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं ये तो मतलब खूबी है कि गाते भी थे और वायलिन भी बजाते थे और दोनों बराबर दर्जे की, उच्च कोटि की। और देखिए कि 6 घंटे रियाज करते थे गाने का, इन्होंने कभी टाइम देखा ही नहीं था। मुझे लगता है 8 घंटे फिर वायलिन का करते थे। इतना मतलब लगे हुए थे म्यूजिक में कि इनको कुछ होश नहीं रहती थी। अच्छा। हाँ जी। आप कोई उनका गीत गुनगुना पाएंगे? उनकी बनाई तर्ज कुछ याद आ रहा है क्या? उनके गीत पुराने जो थे बहुत जो पॉपुलर हुए। जी हाँ। बड़े अच्छे गीत थे, हालांकि वो फिल्मी गीत थे। आप कुछ गुनगुना सकते हैं? कोई बिगड़ी बनाने वाले, चुप चुप खड़े वो दूर जाने वाले, कितने सारे मुझे याद है। मैं तो बचपन में गाता था वो। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे। जो मुखड़ा है जी, ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के। अच्छा। तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था। अच्छा। मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब। अच्छा। गुलाम अली खान साहब। उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरुजी को, कि वाह हुसनलाल जी, क्या बनाई आपने तर्ज। प्रसिद्ध सरोद वादिका जरीन शर्मा, जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं। संगीतकारों में
वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे जी, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुनें दी है, मेलोडी कभी मरती नहीं है जी। वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता था, हट के गाना होता था, मेलोडी होती थी। आज ये सालों साल हो गए पर आज भी एवरग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती जी हाँ। क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं। हाँ। जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें जी। अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना के, तो ये सब जानकारी होने की वजह से वो सब कर सकते हैं जी हाँ। और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है। जैसे छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है, ये देखिए तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जी हाँ। तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाएं। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है जी हाँ, जी। आपको अपने में कितनी लगन है, वो लगन काम करती है जी। हर तरह से हर नए नई चीजों को प्रयोग में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना जी हाँ। ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे। हाँ जी। मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बाप रे क्या बात है। सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुस्नलाल भगतराम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुस्नलाल भगतराम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की चमक की तो क्या बात थी। यूं भी कहें कि ये संगीत उनका अंतिम चमकदार नमूना था। मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, न तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशान। ऐ मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। न वो लैला रही न वो मैं मिल रहा, न वो लैला रही न वो मैं मिल रहा। पास मंजिल के आके लुटा कारवां हो लुटा कारवां। ऐ मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, न तो मिल के गए नहीं थोड़ा निशान। ऐ मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। ये सितारे नहीं गम के आंसू हैं ये सितारे
न तो मिल के गए, नहीं छोड़ा निशान। ऐ मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, तुझे ढूंढूं कहाँ, तुझे ढूंढूं। फिल्म प्यार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, संगीतकार हुस्नलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। फिल्म आंसू का गीत सुन मेरे साजना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये अमर युगल गीत। मुझको भूल ना जाना, सुन मेरे साजना रे ओ। सुन मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, मगर इतना करो वादा, मगर इतना करो वादा, कि रिश्ता तोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी ओए, सुन मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत उनका अच्छा था। और फिर वो देखिए वो भी आपने वो भी गाना आपने सुना होगा ना, तूने मेरा यार ना मिलाया। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तूने मेरा यार ना मिलाया, मेरा दिलदार ना मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई, ओ मेरा दिलदार ना मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई, ओ मेरा दिलदार, मेरा दिलदार, मेरा दिलदार।
हुस्नलाल भगतराम सिने संगीत आकाश के धूमकेतु के समान अपनी रोशनी चमक बिखराकर थोड़े से समय में ही चल दिए, पर दे गए ऐसी नायाब धुनें कि सिने संगीत के खजाने को जिन्होंने मालामाल कर रखा है, जिनमें से कुछ मधुर धुनें गुनगुनाकर हम किसी भी पल कर लेते हैं खुद को ताजा और याद कर लेते हैं ऐसी दुर्लभ धुनों के सर्जक को। संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम पर केंद्रित ये सरगम की सितारे कार्यक्रम था जयंत जी, और इसकी हमने संपादित रिकॉर्डिंग आज श्रोताओं को सुनवाई। अब और कुछ कहने को बचा नहीं है, समय भी बचा नहीं है, और अगली विविधा के लिए अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स हम उनके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं दीजिए आज्ञा जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन हम दोनों ही का आपको नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।